नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि एसएससी जीडी और यूपी एसआई या यूपी पुलिस, इन तीनों की अगर बात करो, स्पेशली आज तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ मॉडल पेपर हैं, यानी जो जिस पैटर्न पर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई। चलिए जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए और बिना टाइम डिले किए हम लोग आज डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं और हम ये समझेंगे कि भाई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो चलिए सभी लोग बिल्कुल ध्यान से और अपने आप को इवेल्युएट करिएगा भाई। 20 क्वेश्चंस आ जाए, कितने 20 क्वेश्चन हैं और सबको 20 के 20 क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस वही वाले हैं जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो। बस क्या करना है, हमें यह समझना है कि सर यूपी एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इसका लेवल वाला क्वेश्चंस क्या होता है, उस हिसाब से आज हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मस्त आएगा। अब वो जरूरी नहीं है कि परसेंटेज वाला हो, या हो सकता है ब्रैकेट में ऑफ वाले, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में बहुत सारे तरीके से आप लोग देखते होंगे। कुछ लोग देखो ऐसे भी करते होंगे ना, जैसे x/12 इक्वल टू कितना हुआ 162/33, ऐसा कुछ आएगा। मतलब यहां इसकी वैल्यू निकालना हो, किसी न किसी फॉर्म में एक सिंप्लीफिकेशन वाला देते हैं। तो चलो फिलहाल हम यहां परसेंटेज के फॉर्म में क्या कह रहा भाई, 133.33% ऑफ 6930 एंड 37.5% ऑफ 6470। आप क्या करोगे भाई, इसकी वैल्यू सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। और बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 133 जब भी 100 से ज्यादा वैल्यू हुआ, जैसे 133.33% है ना, इसको आप लोग ब्रेक करोगे किसमें, यानी आप ब्रेक करोगे 100% और प्लस 33.33%। हमें पूरी उम्मीद है कि सभी को 100% का मतलब 100/100 यानी 1 और 33.33 की वैल्यू 1/3 ये कंफर्म होगी। तो इसमें जोड़ोगे 4/3, इतना लिखोगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। यानी माइंड में कह सकते हो कि सर 100 की वैल्यू 1 हुआ, 33 से 1/3 की वैल्यू सर, या 33.33 की वैल्यू 1/3 हुआ सर। 1 + 1/3 का मतलब 4/3 इसका आंसर होगा। वेरी गुड। तो 4/3 भाई अब तो आसान हो गया ना, 4/3 ऑफ का मतलब इनटू होता है सर 6930। आप लोग सॉल्व करो, कहोगे सर 3 दूनाई 6 हुआ, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कम और 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, 0 4 1 जा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 1 9। सर इसको सॉल्व किया और आंसर क्या है 9240 आया। समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा 37.5%, कुछ लोग तो ऐसा करेंगे कि सर 37.5% का मतलब 37.5% मींस 1/100। इनको हम सॉल्व करेंगे, लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी। एक और तरीका जो स्मार्टली सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए है भाई, जिसके लास्ट में 0.5 है, ये डेफिनेट 0.5 वाला जो 1 से लेके 20 तक टेबल लिखे थे वो मल्टीपल के फॉर्म में आएगा किसी न किसी के। तो भाई आप कह सकते हो 37.5% का मतलब 12.5% का 3 गुना होता है और वो 37.5। हाँ सर बिल्कुल 12.5% का 3 गुना 37.5। अब 12.5 की वैल्यू भाई आपको पता होगा 1/8, तो इसका 3 गुना यानी 3/8। यानी एक तो तरीका था आप लोग इसको कट करके 3/8 लाओ, और एक तरीका था कि हम डायरेक्ट समझ जाएं सर कि लास्ट में 0.5 है तो 12.5% का 3 गुना होगा, यानी 1/8 का 3 गुना 3/8। यानी आप करोगे 37.5 की वैल्यू 3/8 इंटू 6472। अब जितनी जल्दी आप लोगों को ये आंसर एग्जैक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 3 9 27, 3 8 24। अब तो बिल्कुल आसान है भाई, अब कुछ करना ही नहीं है, ओरली बता दोगे। चाहे ऐसे करो सर 9 2 11, यानी यहाँ 9000 यहाँ 2000, 9 2 11,000 तो होगा, ठीक है ना। यहाँ 200 वाली पोजीशन 200 और 400 600, 11,600 होगा सर। 40 और 27 का 77, 11,600 कितना, मैंने 4 2 6 67 होगा, 11,667। देखो ये जोड़ने का तरीका है, पहले 1000 को प्लेस को जोड़ लो। 1000 का मतलब देखो ये 1000 में ये 9000 हुआ, ये ओरल जोड़ सकते हो, यहाँ पे 2000 हुआ, ये हमें सबको कंफर्म 1000 और 9000 और 2000 11,000।
ये 200, इसका प्लेस वैल्यू इसका 400, 600, ये 40 और ये 67, यानी पहले 1000 वाले प्लेस को, फिर जो है 100 वाले प्लेस को, फिर आप लोग ऐड करो 10 वाले प्लेस को। यूनिट की जरूरत ही नहीं, 10 वाला डायरेक्टली ऐड कर लोगे, यानी जहां आंसर क्या है आ जाएगा 1167667। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। तो जितनी जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, बैंक में आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन जैसा है ना, ये सीएचएसएल के एग्जाम में आ चुका, सेम यही क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसीलिए हमने इसको चूज किया। देखो करा भाई, एक शहर में 3 इलाके हैं पीक्यूआर, 3 इलाके पीक्यूआर की जनसंख्या का अनुपात, यानी पी में, क्यू में और आर में पॉपुलेशन का रेशियो दिया है। पी में 80% लोग साक्षर हैं, क्यू में 30% लोग निरक्षर हैं। अच्छा, यदि इलाके आर में 90 लोग साक्षर हैं तो 90%, तो साक्षरता प्रतिशत बताइए। देखिए एक पी में, क्यू में और आर में पॉपुलेशन है, तो पी में लिटरेट और इलिटरेट यानी साक्षर और निरक्षर, क्यू में लिटरेट और इलिटरेट, आर में साक्षर और निरक्षर यानी लिटरेट और इलिटरेट। ओवरऑल पी क्यू आर में साक्षरता यानी टोटल जो है सभी इलाकों का, उस शहर की, शहर में 3 इलाके हैं लेकिन इलाके का नहीं पूछ रहा, वो ओवरऑल पूछ रहा कि पूरे शहर की पॉपुलेशन रेट क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साक्षरता प्रतिशत क्या होगा, यानी लिटरेसी परसेंट क्या होगा, यानी आप लोग क्या करोगे भाई, पूरे शहर में कितने लिटरेट लोग हैं, कितने पढ़े लोग हैं, कितने साक्षर हैं, और अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कुल लोगों में कितने लिटरेट हैं इनटू 100। ये तो कंपैरिजन परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। पढ़ने के बाद हमें क्या समझना कि भाई उस शहर में, इलाके पी क्यू आर में कितने लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं, और अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी, टोटल में कितने लिटरेट हैं। परसेंट का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या दिक्कत है, अब तो आसान होगा। देखो 9, 8 और कितना 3, तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं 9, 8, 3। जिनको जरा सा भी डाउट है वो 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब कभी भी रेशियो दिया है ना, तो रेशियो अगर आपका मन हो कि सर 9, 8 को 900, 800, 300 हमें मन कर रहा, कर लें, साफ इजी हो जाएगा, कर लो, कोई बात नहीं। नहीं करोगे तो डेसिमल में आएगा, कर लोगे तो डेसिमल में नहीं आएगा। आप ये समझो कि भाई 900 पॉपुलेशन इलाके पी क्यू है, पी की है, और पी में कितना है 80% साक्षर हैं। भाई आप बताओ, अगर पी का 80% साक्षर हैं यानी 20 निरक्षर है, तो निरक्षर निकालना नहीं तो क्यों निकाल लें। आप बताओ 900 का 80 निकालोगे, 2 0 कैंसिल परसेंट से, तो 9 8 72, यानी 900 में 720 लोग क्या हैं, साक्षर हैं, लिटरेट हैं। इलिटरेट निकालना नहीं, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, अगर हम क्यू की बात करें ना, क्यू की बात करें, वहां क्या कह रहा, क्यू कह रहा है कि 30% लोग निरक्षर, यानी ये लिटरेट और ये इलिटरेट, तो 30% अगर इलिटरेट हैं तो 800 में 30 इलिटरेट निकाल लो, बाकी बचेंगे लिटरेट। या हम ये भी कह सकते हैं ना, 30 इलिटरेट हैं तो 70 क्या होंगे, लिटरेट होंगे। मतलब किसी भी पार्ट को अगर 2 भाग में ब्रेक करो, अपने आप 2-3 भाग में ब्रेक करोगे, अपने आप सम 100 के बराबर होगा। तो 800 का 70%, 8 7 56, 560 भाई क्या है, टोटल लिटरेट लोग हैं। अच्छा अब आओ इस पे भाई 300 की बात करो, यानी आर में 300 लोग हैं, इसमें लिटरेट 90% है। आप बताओ, हम इलिटरेट की जरूरत नहीं इसलिए हम समझेंगे ही नहीं, तो 300 का 90, 2 0 से परसेंट से 2 0 कैंसिल, 9 3 27, 270 लोग। तो आपको ये पता हो गया भाई पी क्यू आर में टोटल लिटरेट लोग कितने हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो आप लोग क्या करोगे, सर परसेंट लिटरेसी निकालना है, साक्षरता प्रतिशत। पी क्यू आर की पॉपुलेशन 9 8 1700, 1703 कितना 20, यानी 2000 से टोटल पॉपुलेशन है पी क्यू आर की। उसमें 720, 560 और 270, 7 5 12 और 2 1400, और यहाँ पे 1480 और 7 1550, 1550 टोटल जोड़ लोगे सर सब में मिला के, यानी पी क्यू आर में 1550 लोग जो है लिटरेट हैं, और इंटू 100, यही तो परसेंट लिटरेसी हुआ। सॉल्व कर लो भाई, कहाँ डाउट है। इस टाइप के बहुत बार आए एग्जाम में, जिनको डेसिमल में करना था तो 9 8 3 ही रहने देते, x मानना था जिनको 9x 8x 3x मान लेते, x के फॉर्म में लिटरेट निकालते। लेकिन इजी है, आप लोग 100 मान लो, देखने से समझने में आसान होगा। कहोगे सर 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 कैंसिल हुआ, यहां से 2 7 14 हुआ, 1 15, 2 7 14 और 2 5 10, यानी 77.5 कहीं है। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान समझना है, आसानी से क्वेश्चन बता सकते हो। चलिए इसको बताइए, आई होप इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओगे आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं भाई। A dishonest retailer cheat his wholesaler customer both. He purchased 90% more from a wholesaler and sell 15% less while selling to its customer. What is the profit percentage by selling goods at the cost price? इसका मतलब ये कह रहा भाई, एक दुकानदार है, चीटर दुकानदार है, वो जब जाता है खुद होलसेलर से खरीदने, तो जितना पैसा देता है ना उससे 19% सामान ज्यादा का ले लेता है, चुरा लेता है या गलती से मतलब ध्यान नहीं दिया, जैसे भी ज्यादा मिल जाता है उसको भाई। मतलब जैसे वो 100 रुपए खरीदने गया था और 119 मिल गया, 19% ज्यादा सामान मिल गया। अच्छा बहुत सही, यानी 19% ज्यादा मिल गया तो वो भी तो उसे बेचेगा, तो एक तो 19% ज्यादा हुआ, यानी ये तरीके से लाभ हो गया डायरेक्ट। कह रहा अब जब बेचता है ना, खुद बेचता है तो चीटर होता है। वो कह रहा बाट भी 15%, जो बाट है ना, जो 1 किलो जैसे होता है ना, उसमें कुछ उसने कट कर दिया था बाट ना, जिसमें क्या था कि भाई 15% भार भी कम हो गया, 15% कम गुड्स दिया। तो ओवरऑल की बात करेंगे, यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, तो कैसे करोगे भाई। आप कहोगे सर इसको चाहे डिसऑनेस्ट, दोनों को धोखा देता भाई। वो 100 ग्राम कोई चीज खरीदने गया था या 100%, या हम अगर परसेंट में ही रहने दो, 100% कोई चीज खरीदने गया था, अपने आप में 100, यानी उसका ये एक्चुअल जो है वेट था। जब वो खरीदने गया भाई होलसेलर से, तो होलसेलर ने इसको 19% धोखा कर दिया इसने, यानी 19% ज्यादा खरीदने का मतलब पैसा 100 रुपए पे करेगा, उसका 19% ज्यादा सामान मिल जाएगा, यानी 100 रुपए का सामान 100 रुपए पे किया और 119 रुपए का सामान मिल गया। अच्छा, तो ये इसका सीपी हो गया, ये खरीदने गया था 100 रुपए में, मिल गया 119, यानी 19% 100 पर 119 मिल गया, तो डायरेक्ट सीपी पर 19 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब कह रहा लेकिन ये खुद भी बहुत समझदार है, समझदार नहीं चीटर बोलेंगे भाई। ये जो है जब गया मतलब कोई कस्टमर गया, ये कस्टमर को कहता भैया हम आपको जो है हम लीजिए, बिल्कुल सामान सही दे रहे हैं और कम करके दे रहे हैं, मतलब कम करके नहीं एग्जैक्ट दे रहे हैं, लेकिन करता क्या है 15% भार कम कर देता है। यानी अगर 100 एक्चुअल देना था तो 15 कम कर दिया, यानी 85 ही दिया। कितना दिया भाई? 85 दिया। मतलब 100 का वस्तु था, खुद तो 119 मिल गया, 19 ज्यादा सामान वहां मिला और 15 यहां कम कर दे रहा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, ध्यान दीजिए भाई, प्रॉफिट तो मतलब सब पर इसी पर बेच रहा ना, बाट जो कम करके बेचेगा, जो कस्टमर को देगा उसी पर सबको तौलेगा ना। कहोगे आपकी सर 119 और 85 के अंदर 15 और 19 कितना हुआ? 15 और 19 आप कहोगे सर 34 हो गया ना, यहां से 9 में से 5 4 हुआ, 11 में से 8 3 34, यानी सर 34 एक 85 से, यानी कुल जितना खरीदा 119, 100 तो नहीं खरीदा ना, उससे 119 मिला। ये पूरा का पूरा अगर 85 पर बेच दे, 100 को नहीं, 100 को बेचेगा तो भाई 85 पर तो कम प्रॉफिट होगा, लेकिन पूरे 119 का ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 119 को इस पे बेचेगा, 34 का लाभ होगा किस पर? 85 पर इंटू 100। सॉल्व कर दी भाई, यानी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल अगर प्रॉफिट परसेंट कस्टमर की बात करेंगे ये, तो 17 पचे 85, 17 दुनाई 34, आप कहोगे 2 दुनाई 5 दुनाई 10, यानी 40%, 40% कहीं है सर, 40% इसका ओवरऑल। ध्यान दीजिएगा, तो कभी भी आपको ऐसा बोले कि एक जो दुकानदार है ना अपने उससे जो है किसी होलसेलर से ज्यादा गुड्स मिल जाती है या होलसेलर से चीट कर देता है, तो आप ये समझिए 100 अगर 100 सामान लेने गया, जितना ज्यादा वो खरीदेगा, जितना ज्यादा चीट करेगा, तो जितना ज्यादा इसका सामान मिल जाएगा, तो इसी पर 100 पर वो बढ़ा के समझिएगा वो सामान मिला। और कस्टमर को खुद जो देता है वो चीट करता है, परसेंटेज में या भार में कितना कम करेगा, अब जो कस्टमर को देगा ना उसी पर वो ओवरऑल प्रॉफिट लेगा। मतलब एक्चुअल एक तो ये 15 ये कह रहा है कि भाई 15 जो है ये तो बाट में कमीशन खोरी कर लिया, दूसरा वो सामान उसे ज्यादा मिला था तो ज्यादा सामान बेचकर भी लाभ लेगा, तो ओवरऑल जो लाभ लेगा इनका अंतर, इसी पर प्रॉफिट लीजिएगा, हमेशा आंसर सही आएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। आप लोगों को भाई चीट वाले क्वेश्चन, बाट वाले क्वेश्चन अलग से सॉल्व भी कराए हैं। वेरी गुड, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन ये कहोगे सर देखते ही बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, जान के हमने लिया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए हमने इसको लिया है।
देखो, दुकानदार दो वस्तु प्रत्येक को इतने में बेचता है, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। तो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चन फिक्स है जिसके कुछ फॉर्मूले याद करने पर आपको आसान होता है और टाइम भी सेव होता है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या बात कर रहे हैं हम, कंडीशनल की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा होगा तभी फॉलो होगा। ये बहुत बार इसी फॉर्म में पूछे गए हैं, सिर्फ परसेंटेज बार बार चेंज होता है। पहले को जितने प्रॉफिट पर बेचें, न्यूमेरिकली उतने ही लॉस पर दूसरे को बेचें। मतलब ये न्यूमेरिकली यानी वैल्यू में बराबर हो, ठीक है, तब हमेशा लॉस होता, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ये भाई जांचा परखा जो है फॉर्मूला है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस दोनों न्यूमेरिकली बराबर होंगे, किसी का, दोनों बात तो वही है ना भाई, बराबर है, स्क्वायर करो बाई 100% लगा दो बस। मतलब कहने का मतलब जैसे कहा, प्रत्येक को 4035 में बेचते हैं, पहले को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20 लॉस। अगर ये 20% प्रॉफिट 20 लॉस, अगर एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तभी आंसर होगा, हमेशा लॉस होगा। क्या होगा सर, जो 20% है ना, इसका स्क्वायर करो 2200। बहुत बार एग्जाम में आया है ये 400 2200 का मतलब 4% लॉस, प्रॉफिट कभी नहीं होगा सर। कुछ लोग 4% प्रॉफिट लगा देंगे, नहीं भाई ये गलत आंसर है, यानी इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, यानी 4% लॉस होगा। बताओ कोई डाउट है? ये याद हुआ आप लोगों को? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराए थे। ये तो था ये, अगर ये परसेंटेज अलग अलग होगा तो फिर आप लोग फ्रैक्शन से करोगे, लेकिन कभी भी ऐसा दिया होगा इस टाइप, जैसे हम बोल दें एक दो वस्तुओं का या दो घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, एक दुकानदार पहली घड़ी को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचता है, तो बताइए ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट लॉस होगा? तो कुछ नहीं करना भाई, 10 का स्क्वायर 100 बाई 100 यानी 1% का लॉस होगा। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ भी कह दें कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दो घड़ियों का, दो टेबल का, दो चेयर का, कुछ भी कहें भाई, पहले को 12% प्रॉफिट, दूसरे को 12% लॉस, ओवरऑल क्या होगा? कहोगे सर लॉस होगा, 12 का स्क्वायर बाई 100 यानी 1.44 का लॉस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस और बता दे रहे हैं। क्यों बता दे रहे हैं? क्योंकि भाई रिकॉल कर लोगे, क्योंकि ये भी आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोल दें द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इक्वल, a shopkeeper sell first article 50% profit and second 20% loss, find overall profit or loss in whole transaction। देखो भाई न्यूमेरिकली ये बराबर नहीं है ना, है कि नहीं? बराबर होता तो हम सेम वैल्यू का स्क्वायर करके जोड़ देते। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे प्रॉफिट या लॉस पूछे या कोई वैल्यू भी दिया हो, एक ही तरीका उनमें ही फॉलो होगा। ये क्या करोगे भाई, 50% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी? सबको पता होगा 1/2। तो 50% की वैल्यू 1/2 होगी, यानी 50% प्रॉफिट का मतलब 2 में खरीदेंगे, 1 का लाभ 3 में बेचेंगे। हम इसके चाहे ऐसे लिख दें चाहे बगल बगल लिख दें, जिनको जैसा लिखने की आदत हो वैसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सीपीएसपी रेशियो बगल बगल कर दो और चाहे ऐसे कर दो। 20% लॉस का मतलब 1/5, तो 1/5 लॉस का मतलब 5 में परचेज करेंगे, 1 का लॉस 4 में बेच देंगे। हमने जान के नीचे सीपी किया और ऊपर एसपी किया। अब यहां पे सीपी एसपी का रेशियो आप लोगों को कंफर्म हो गया है ना, दोनों आर्टिकल अलग अलग अभी इंडिपेंडेंट हैं। अब आप लोग बोला जा रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, रेशियो में बराबर कर दो, रेशियो में आप लोग बराबर कर दो। कहोगे सर ये 3 है और ये 4 है, बराबर कैसे करें? सर 3 और 4 के एलसीएम पता 12, यानी यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में करोगे, क्योंकि कभी भी रेशियो मल्टीप्लाई होता दोनों में होता ना। 3 2 रेशियो में अगर 4 से गुणा करो तो उसी 3 2 का ही रेशियो में चेंज हो रहा है। यहां 3 से करोगे। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना, जो हमें मसला बराबर करना था बराबर कर लिया। अब अगर बराबर कर लिया भाई, ये सब सही होगा। कुछ भी दिया हो, चाहे प्रॉफिट दिया हो, चाहे लॉस दिया हो, चाहे सीपी दिया हो, न्यूमेरिकली इससे रिलेट करो। लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं कह रहा, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कह रहा, यानी दोनों वस्तु का सीपी निकालोगे भाई। पहले का 8 4 दूनी 8 हुआ, 5 से 15 और 8 कितना हुआ? 23 हुआ भाई। दोनों का सेलिंग प्राइस कितने? तो बराबर है, 4 3 12, 4 3 12 12 24। दो वस्तु को खरीदते हैं, 2 को बेचेंगे, ओवरऑल तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा ना। कहोगे सर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, यानी 23 में खरीदा, 24 में बेचा, 1 का प्रॉफिट अपॉन सीपी 23 इंटू 100, ये तो करोगे ना। तो आप कितना आसानी से बता दोगे। 23 कितना हुआ? 23 100 का 92 हुआ, 8 बटा कितना? 23%। कहोगे सर 4 होल 8/23 इज द करेक्ट आंसर।
बताओ, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं भाई, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को समझना है। तो कभी भी देखो, आप लोग को एसएससी वगैरह में 3 का विक्रय मूल्य बराबर होगा, लेकिन जीडी में और यूपी पुलिस में 2 का भले आएगा, 3 वाला कम आएगा ना। ओके, चलो फिलहाल आई होप वो क्वेश्चन इससे पहले वाला सॉल्व कर दिए थे ना, चौथा। हाँ, वेरी गुड। इसको बताओ भाई, ये भी बहुत बार अभी रिसेंटली आप लोगों को सॉल्व किए। ये लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिएगा, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। टाइप की बात कर रहे हैं हम। देखो, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी के इनकम का रेशियो दिया ना, तो ए और बी की इनकम कितनी है भाई? 5:7 का रेशियो ए और बी का इनकम है। तो कहोगे सर ए 400 रुपए और बी 500 रुपए का व्यय करता ना, चाहे इंग्लिश पढ़ो, थोड़ा हिंदी में क्लिश लग रहा है, तो इतना है। तो ए एंड बी सेव्स 400 एंड 500 रिस्पेक्टिवली, यानी आय जितनी है उसमें 400 ए बचाता है, और भाई जितनी आय है 5000 रुपए बी बचाता। 400 नहीं, 1000 में है। अच्छा, वेरी गुड। तो कह रहा है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू 60 होल 2/3% एक्सपेंडिचर ऑफ बी। भाई ए का एक्सपेंडिचर कितना नहीं पता है, लेकिन कह रहा जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी का 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 होता है। मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर है बी का 2/3 है। तो भाई ए का एक्सपेंडिचर ए मान लो, बी का बी मान लो, बी का 2/3 बराबर ए। तो ए अपान बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3, मतलब डायरेक्ट दिया होता है और ये लैंग्वेज में दिया है। तो कहोगे सर ये तो इनकम था, एक्सपेंडिचर क्या होगा सर? 66 से 2/3 की वैल्यू 2/3 होती है। जो डायरेक्ट हमने लिख दिया, कुछ लोगों को लग रहा हो सर डायरेक्टली 2/3 कहाँ गया? 66 तिया 198 दो 200/3, परसेंट हटाओगे आप कहोगे 2/3 है। यस, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं। तो यानी ए बी का 2/3, यानी बी अगर 3 होगा तो ए कितना होगा? 2 होगा। यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो डायरेक्ट ना देके लैंग्वेज में दे दिया गया है। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, ये तो चाहे ऐसे मान लो। अच्छा, ये चीजें आप लोग बेसिक से करते थे, क्रॉस वाले से करते थे, बहुत सारे तरीके आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। बेसिक से ये बताए थे ना कि भाई आप क्या पूछा जा रहा है, बी की कुल आय, तो कुछ नहीं, ऐसे करना, ए की इनकम 5x मान लो, बी की इनकम 7x मान लो, ए की आय में से 4000 कम कर दो तो ए का खर्च आ जाएगा, बी की आय में से 5000 कम कर दो तो बी का खर्च आ जाएगा, जो कि 2/3 है। भाई यहाँ x की वैल्यू निकाल कर 5x और 7x निकाल सकते हो, यानी हमें 7x की वैल्यू आंसर हो जाएगा। एक तो ये हुआ। बताओ, इससे सॉल्व कर लोगे? या दूसरा तरीका आपको बताए होंगे, ध्यान दीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई ये इनकम दिया, इनमें से अगर ये बराबर कम होता तो इसका ओरल ट्रिक है, लेकिन बराबर कम नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे भाई? इसको इससे करोगे, 5 3 15 7 दूनी 14, साइन चेंज नहीं हो रहा, यानी इनका अंतर 5 3 15 7 दूनी 14, यानी 1 रेशियो। जो यहां x आएगा वही यहां 1 रेशियो आएगा। कैसे फिर करोगे भाई? एक बार तो रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, फिर ध्यान दो, जैसे दोनों माइनस हो रहे हैं 3 को, यानी वैल्यू में बना करो, 4 3 1200, 3 5 1500। सेम साइन होगा तो घट जाएगा, डिफरेंट साइन होगा तो जुड़ जाएगा, है कि नहीं? दोनों में कमी हो रही, सेम साइन है, तो यानी ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो घट जाएगा। 3 चौक 12 और 5 दुनाई 10, देखो 5 दुनाई 10, 3 चौक 12, 10 कितना? एक रेशियो की वैल्यू 2000। अंतर यहां भी करना है ना, 7 की वैल्यू यानी इंटू 2000, यानी ए की इनकम पूछा जा रहा, ऊपर वाली रेशियो के लिए हमेशा सही होगा, तो 14000 भाई, तो 14000 चाहिए। क्या पूछा क्या गया है? देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी की कुल इनकम भाई पहले कितनी थी? तो ए और बी नहीं, यानी 7 5 12, तो 12 की वैल्यू 12 इंटू 2000 ना, 12 दुनाई 24000। तो ए और बी की टोटल इनकम कहा जाएगा, तो आप 12 की वैल्यू निकालोगे, यानी 24,000 करेक्ट आंसर। बताओ, वैसे यहां भी देखो, वही क्रॉस करोगे, x बराबर 2000 आएगा, चेक करो चाहे ना, x 2000 आएगा तो 5x ए की और 7x बी की, 7 5 12x, तो 12 इंटू 2024 तब भी तो आ गया, बिल्कुल सही है। बस वो मतलब भ्रम है देखो, लिखने का तरीका और आपको क्विक समझने का तरीका है, एक माइंड में रिलेट करने का तरीका है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। चलो इसको बताओ, ये भी कितनी बार आया होगा? देखो खासकर यूपीएससी से जीडी में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए बताइए भाई। सर आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं इसमें। क्या नहीं करना भाई? जैसा कह रहा वैसा रिलेट करो भाई। 4 मिल्क मैन रेंटेड पास्चर, पास्चर का मतलब चरागाह, अब पुट ग्रेज 16 काऊ फॉर 3 मंथ। भाई जो है ये जो है 16 काऊ 3 महीने के लिए रेंट चराता है,
B20 का हो 4 मंथ्स के लिए, C18 का हो 6 मंथ्स के लिए, D42 का हो 2 मंथ्स के लिए। इफ ए शेयर रेंट इज 2400 देन पेड बाई सी, तो सी का शेयर। आप कहोगे सर अगर वो चरागाह किराए पर लेते हैं, भाई ए कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। ये 16 गाय को 3 महीने के लिए, भाई एक गाय की रेंट जो भी मानोगे है ना, तो और 16 गाय की रेंट 16 3 महीने के लिए लेता है। अच्छा बी जो है, जो रेंट देना होगा वो एक गाय के लिए जो भी रहा होगा तो 20 गाय के लिए और 4 महीने के लिए ये। सी का मतलब 18 गाय के लिए 6 महीने के लिए। अच्छा डी का मतलब कितना, 42 गाय को 2 महीने के लिए। ध्यान दीजिएगा जब ऐसे क्वेश्चन, रेंट किस रेशियो में वसूल होगा, भाई जितनी गाय चराएंगे मतलब जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना गाय चराएंगे उतना क्या हुआ भाई, उतना ही देना पड़ेगा जितने टाइम। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है कि जितना इन्वेस्ट करेंगे जितने टाइम के लिए उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वैसे जितनी गायें चराएंगे जितने समय के लिए चराएंगे उतना ही तो रेंट देना पड़ेगा। बस उस लॉजिक को इस कॉन्सेप्ट में रिलेट करना है। बिल्कुल सही भाई। तो आप कहोगे सर रिलेट कर दिए, जो जितनी गायें चराएंगा जितने समय के लिए वही उतना रेंट देना पड़ेगा या प्रॉफिट का रेशियो, ये समझिएगा। बस सॉल्व कर लीजिए भाई, जिससे डिवाइड हो डिवाइड कर दो। इससे 4 चौक 16 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, 4 से मतलब 2 से करेंगे 2 9 2 तिहाई। अच्छा यहाँ 2 यहाँ से 21 और कटेगा नहीं, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, ये हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया और 21 हो गया। आप कहोगे सर ए बी सी डी जो है ना, वो ए बी सी डी इस रेशियो में रेंट देते हैं, प्रॉफिट का मतलब यहां रेंट में कन्वर्ट होगा। सर इस रेशियो में रेंट देते हैं, ए को 12 रुपए, बी को 20 रुपए, सी को 27, इतने देने पड़ रहे हैं। और एक्चुअली में सर कह रहा है ए को 24 रुपए 2400 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी 12 की वैल्यू 2400 हुआ, तो एक की वैल्यू कितना 2400 डिवाइड बाई 12, एक लाइन का आंसर है भाई। एक की वैल्यू 200 हुआ, तो सी कितना हुआ भाई 27, 27 इंटू 200 कितना हुआ, आप कहोगे सर 5400 रुपए हुआ, ठीक है ना। 5400 रुपए, कितना आसान है बताओ, कोई डाउट है? यानी 5400, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता भाई ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम अभी क्वेश्चंस का लेवल बता रहे हैं, ऐसे जीडी में आ सकते हैं। आपको क्या करना है, जरूरी थोड़ी है यहाँ पे हम 16 गाय लिख रहे हैं वो भी 16 देगा, हो सकता है 20 कर दे, एग्जामिनर के मन में आए 48 कर दे, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम ये कह रहे हैं सिर्फ। ओके चलो इसको बताओ। एक क्वेश्चन एज का डेफिनेट बनेगा और खासकर रेशियो वाले बने। अब आपकी किस्मत है कैसे इक्वेशन बनाना पड़े या ना बनाना पड़े, डायरेक्टली वाले भी। जैसे 8 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, 8 साल पहले पिता और 8 साल पहले सन कितना है भाई, 8:3 है। अच्छा वेरी गुड। 13 वर्ष बाद भाई फादर आफ्टर 13 ईयर, सन आफ्टर 13 ईयर कितना है भाई, 11:16, ठीक है। तो आप बताओ पिता और पुत्र की आयु का योग बाद में, तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा। तो जब भी देखो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल बाद एक रेशियो दिया होगा एज का 2 लोगों के, या अगला रेशियो 2 साल पहले, 20 साल बाद कुछ भी दिया हो, तो कैसे सॉल्व करते थे। अगर आप बेसिक की बात करो, लिख दे रहे हैं, बेसिक सॉल्व नहीं करेंगे भाई। देखो बेसिक ये है भाई, 8 साल पहले पिता, 8 साल पहले फादर, अगर ये दोनों सिमिलर टाइम है और बाद में जो पूछा जा रहा है वो भी सिमिलर टाइम, और जो निकालना है वो भी सिमिलर टाइम कह रहा है कि भाई फादर और सन का आफ्टर 5 ईयर एज का योग क्या होगा, ये भी आप लोग बताना है ना। ओके तो कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, 8 साल पहले पिता 8x मान लो, टोटल x रहा होगा। 8 साल पहले पुत्र जो है 3x मान लो, ये कब है 8x और 3x, 8 साल पहले है भाई। अच्छा 8 साल पहले दिया रेशियो और अगला रेशियो जो दिया है वो कितने 13 साल बाद दिया है। तो हम क्या करते हैं, 8 साल से 13 साल के बीच में बाद में कितना ईयर का गैप है। कहोगे सर 8 साल से 13 साल जाना होगा तो 8 यहां जोड़ेंगे, 13 यहां जोड़ेंगे, 13 और 8 21, यानी 8x में अगर 21 साल जोड़ेंगे तो 13 साल बाद ही आ जाएगा। भाई ये कितना 8 साल पहले है, तो 8 जोड़ोगे प्रेजेंट के लिए 13 और 13 और 8 कितना 21 हुआ ना, 21 जोड़ोगे तो अगला रेशियो हो जाएगा 11:6। तो ये सॉल्व करोगे जो x आएगा तो 8x और 3x कब आ जाएगा भाई, 8 साल पहले आ गया। और जब किसी की एज 8 साल पहले आ गई तो जब चाहिए निकाल सकते हो ना,
भाई आप ही बताओ, आपकी एज 8 साल पहले 10 साल थी, आप कहोगे आज कितने सर, 10 साल ज्यादा होंगे, आज 18 साल के होंगे। तो अब तो बता सकते हो ना, ये तो पहले एज वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये बेसिक है। बताओ, बताएं यहां से, चाहे आप कैलकुलेट करो, हम बता दे रहे हैं। 8 से 48, 11 3 33 और कितना हुआ 15 डिफरेंस। आप लोग सॉल्व करके बताओ, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। 21 पंचे 105, एक्स की वैल्यू 7 आएगा। अब एक्स की वैल्यू 7 आएगा तो 8 सते 56, देखो 8 सते 56, 56 ईयर कौन होगा, वर्तमान में नहीं, ये 8 साल पहले पिता होगा। तो 8 त्रिक 24, नहीं 7 त्रिक 21 साल कौन होगा, पुत्र होगा। ये कब भाई, ये 8 साल पहले, ये 5 साल बाद पूछा जा रहा, तो फिर से 8 5 13, 8 साल पहले से 5 साल बाद जाना है, तो 8 तो प्रेजेंट के लिए और 5 और आफ्टर 5 ईयर के लिए। 13 जोड़ दोगे सर, 13 यहां जोड़ेंगे, 6 3 9 5 1 69 हो गया। 13 यहां जोड़ेंगे तो 4 और 2 1 3, 9 4 13 के 3 हुआ और 6 3 9 1 10, 103 साल होगा सर। इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आसानी से बता सकते हो। फिलहाल ये सब करना ही नहीं था। देखो आपको बता रहे हैं कैसे करोगे। सबसे इजी तब हो जाता है जब ये बराबर और ये बराबर टाइम दिया है, मतलब 10 साल पहले रेशियो दिया हो, 20 साल बाद का दिया हो, या 15 साल बाद का दिया हो, 20 साल पहले का दिया हो, कुछ भी कहा जाए, टाइम बराबर हो। तो पहला ही समझिए 8 से 11, 8 साल पहले से 13 साल बाद में रेशियो बढ़ा है कितना भाई, 8 3 11, 3 से 6 होने में 3, यानी बराबर रेशियो बढ़े और एक में बराबर ना बढ़े, दो ही केस होगा। तो इक्वल रेशियो बढ़े या अलग अलग रेशियो बढ़े। यहां इक्वल बढ़ेगा तो और आसान हो जाएगा, कुछ नहीं समझना है। तो ये समझिएगा जो 3 रेशियो की वैल्यू है भाई ना, ये 8 साल पहले और 13 साल बाद, एज का अंतर कितना दोनों में, 21 साल। यहां भी वैसे 8 साल पहले 13 साल बाद का अंतर 21 साल, ये 21 वर्ष के बराबर होगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 7 21, 7 वर्ष के बराबर होगा। हमें कभी का निकालने, फिर चाहे हम ये भी कह सकते भाई कि अगर हम 11 और 6 का सम करेंगे तो 13 साल बाद फादर रोशन आएंगे, 8 और 3 का सम करेंगे तो 8 साल पहले आएंगे। जो आपको निकालना हो वो निकाल लो, दोनों से सही आएगा, चाहे चेक कर लो। हम कहें सर फादर और सन जो है 13 साल बाद हमें रेशियो दिया, तो 13 साल बाद सम क्यों ना निकाल लें। एक की वैल्यू 7, 11 और 6 17 है, रेशियो है 13 साल बाद, तो 17 इंटू 7, 17 7 119, 17 7 119, ये 119 साल फादर और सन 13 साल बाद थे। लेकिन क्या 13 साल बाद निकालना है? नहीं सर। कब निकालना है? निकालना है 5 साल बाद। तो आप बताओ, किसी की एज, दो लोगों की एज 13 साल बाद दिया है फादर और सन की, तो दोनों लोगों की एज 13 और 5 साल बाद निकालना है। तो सेम साइन है, 13 5 यानी 8 का अंतर, 1 के लिए 2 के लिए 16, यानी 119 में से 16 घटा दोगे तो 103 साल आया कि नहीं आया, यानी भाई 103 साल आ गया, तब भी आ गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बेसिक से करो चाहे इससे ऐसे करो, आंसर तो कोई चेंज नहीं होगा, वही आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये भी है, कंपाउंड टेस्ट वाले बहुत बार आप लोग सॉल्व कर चुके हैं भाई। एक धनराशि 2 वर्षों में इतना समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो धनराशि, याद करिए क्वेश्चन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये रटने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कोई प्रिंसिपल डबल टाइम में, मतलब 2 वर्ष में कोई अमाउंट होता, अब यही बता रहे हैं यार, और कोई प्रिंसिपल 2 यानी 4 वर्ष में कोई अमाउंट हो, या 3 वर्ष में कोई अमाउंट हो, या 6 वर्ष में, या 5 वर्ष में, या 10 वर्ष में, मतलब डबल टाइम में दोगुना समय में अमाउंट दिया है, मूलधन का दोगुना समय में मिश्रधन दिया हो। तो हमेशा जब भी मूलधन पूछा जाता है भाई, क्या करते हो, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट। जैसे इसमें क्या करा भाई, 2 साल में अमाउंट 4500 और 4 साल में इतना, तो कहोगे सर 2 साल में 4500 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 4500 2 बार गुणा होगा, 22750 सर होगा, मतलब पहले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट। अब कैलकुलेशन ही तो करनी है सर, कर दीजिए। कहोगे सर कितना, 25 दुनाई 50 हुआ, 17 25 7 175, 25 इक्कम 25 200, 25 अट्ठे 200, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 3 से 15, 15 दुनाई 30, सर 3000 रुपए। ये फॉर्मूला याद करोगे तो आसान होगा, ये हमने बहुत बार बताया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई अभी तो यहां 2 और 4 साल दिया है, आपको 3 साल और 6 साल दिया हो,
कोई धनराशि 4 वर्ष में कुछ हो जाए, 8 साल में कुछ हो जाए, तो धनराशि बताओ। ये फिक्स क्वेश्चन है, मतलब होता ना कि आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ये और रेट वाले, कॉन्सिक्यूटिव रेट वाले फॉर्म में और डबल टाइम वाले फॉर्म में प्रिंसिपल पूछा जाता, आसानी से बता दोगे। वेरी गुड, चलो इसको बताओ। ये भी वर्क एंड वेजेस क्वेश्चन बहुत बार आए भाई, ये इजी वाले क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। देखो आपको पता वेजेस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो भाई, किसी को दी जाने वाली मजदूरी जो होगा ये वर्क के प्रपोर्शन होगा, मतलब जितना काम करेंगे उतनी मजदूरी होगी, या वर्क के फॉर्म में इफिशियंसी दिया हो तो उसी वर्क के लिए इफिशियंसी के प्रपोर्शन होगा, और वेजेस जो है टाइम के इनवर्स प्रपोर्शन होगा, यानी जो टाइम दिया होगा उसका इनवर्स कर दो वही हुआ। मतलब ये है अगर एक ही वर्क को अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, अलग अलग टाइम में कर रहे हैं तब की बात की जा रही है। मतलब ये है भाई ए कितने दिनों में, 45 दिनों में। अगर हम ये कॉन्सेप्ट, जैसे ए किसी वर्क को 45 डेज में, बी 36 डेज में, सी 60 डेज, इंडिपेंडेंट एक वर्क को टाइम में कर रहे हैं और इतने रुपए की मजदूरी बांटना है, तो चाहे आप लोग वही बेसिक तरीका, जब भी 3 दिया होता है एलसीएम निकाल कर उसके वर्क निकालो, कि चाहे ऐसे कर दो। ए जो है एलसीएम लेना पड़ेगा पहले बाद में, चाहे जैसे लीजिए 45 और कितना, बी जो है उसी काम को 36 दिनों में और सी उसी काम को कितने दिनों में सर, 60 दिनों में। इनका एलसीएम लेके वर्क बनी, उस वर्क को करने में इफिशियंसी जो होगी उसी रेशियो में वेजेस बटेगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया भाई कि जो समय दिया ना, जो वेजेस होगा समय के इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई ए जो है 45 दिनों में तो ए 1/45 वेज मिलेगा, और बी 36 दिनों में बी का 1/36 मिलेगा, सी 60 दिनों में। दोनों का देखो रेशियो बराबर आएगा, चाहे चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। यहां से देखो जैसे कुछ कट जा रहा, जैसे ये 3 से 15 हो गया ना, 3 से 12 3 36, 3 से 20, तो 1/15, 1/12, 1/20। डिनोमिनेटर का एलसीएम सर 15 12 20 का 60 हो गया। 60 से सब में गुणा करो, 15 चौका 60 यानी 4, 12 पंचे 60 5, 20 तिहाई 60 3, यानी वेजेज 4 5 3 में बटेगा। एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा दूसरा सर कहोगे ये भी ऐसे होगा, 45 36 और 60 का एलसीएम 60, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप लोग क्या करोगे, मल्टीपल चेक करोगे। 60 का 2 गुना 120 भाई 36 से नहीं कटेगा, 3 गुना 180, 36 पंचे 180, 4500 का कट जाएगा। 300 क्या करेंगे भाई, यहां आप करोगे 180 वर्क, तो इस वर्क को ए 45 दिनों में एक दिन का काम 4 वर्क पर डे, बी 36 दिनों में 36 पंचे 120 5 वर्क पर डे, सी 60 दिनों में 3 वर्क पर डे। देखो 4 5 ये उस वर्क को करने का की इफिशियंसी आ गई, इसी रेशियो में बटेगा। देखो ये भी वही है, ये भी वही है, जिस बात तो वही है भाई, वहां पे उस वर्क के लिए इफिशियंसी मिलेगा उसमें बांटो, और चाहे यहाँ टाइम का डायरेक्टली अलग अलग दिया होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो रेशियो निकालो तो भी सही आएगा। फिलहाल जो वेजेज है इसको 4 5 3 में बांटना है, तो 4 भाग ए को, 5 भाग बी को और 3 भाग इसको, तो 5 4 9 3 12 भाग टोटल है, तो 12 भाग टोटल इसकी वैल्यू 14,400 है। भाई उस राशि में बी को 5 भाग मिलता है सर, तो बी का जो वेजेज है 5 भाग सॉल्व कर दो। कहोगे सर 12 बरहिया में 144, 12 पंचे 60 यानी 6,000 रुपए सर, बिल्कुल सही हम भी कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द 6,000, चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालो और चाहे आप लोग इफिशियंसी, बात वही आनी है। वेरी गुड, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है, हमें पता आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा एक कभी कभी इफिशियंसी वाले बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, देखो ध्यान से, आप लोगों को बताए होंगे कितनी बार कि ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। तो एक तो जितने भी परसेंटेज में या रेशियो में इफिशियंसी के रेशियो को या परसेंटेज में वैल्यू को कनेक्ट करने के क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने टाइप यहां बन सकते हैं। ये तो आसान है। ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी सी से, जब ए को बी से लिंकअप किया हो चाहे परसेंटेज में रेशियो में, बी को सी से किया है तो डायरेक्टली करते हो आप लोग ना, तो ये कहोगे सर इफिशियंसी का रेशियो दिया है, तो ए को बी का 2 गुना कार्य कुशल, बी सी से 3 गुना, तो कहोगे सर अगर सी 1 वर्क पर डे करेगा तो बी 3 वर्क पर डे करेगा, और ए बी से 2 गुना है, अगर बी 3 करेगा तो ये 2 गुना यानी 6 करेगा। ये कितना आसान हो गया। ये जरूरी नहीं कि ए बी निकालो और बी सी निकालो फिर ए बी सी निकालो, नहीं, ए का बी से, ए बी का 2 गुना है, बी सी का 3 गुना है। भाई सी अगर मानोगे तो बी आ जाएगा, बी पता उसका डबल कर दो ए आ जाएगा। तो ये इफिशियंसी का जब भी रेशियो दिया होता है, आपको क्या बताए थे भाई, इसका मतलब ये वर्क पर डे, इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम,
रेशियो में तो रेशियो में ही रहने दो, कोई इशू नहीं होगा। अब एक टाइम जरूर दिया होगा, ए और सी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, एक दिन में 6 वर्ग बी और सी एक दिन में 1 वर्ग, तो 6 और 1 7 वर्ग ए और सी एक दिन में करते हैं। 7 वर्ग ए और सी एक दिन में करेंगे। इन्होंने मिलकर एक काम 12 दिनों में किया, यानी ए और सी का वर्ग कितना है भाई? एक दिन में ए और सी ने 7 किया, 12 दिनों में 12 सते 84 वर्ग हुआ। अब 84 काम ए और सी ने मिलकर किया है 12 दिनों में। अब सेम कह रहा भाई आप बताओ, इसी वर्क को बी अकेले करना चाह रहा, तो बी को कितना टाइम लगेगा? टाइम का मतलब भाई काम कितना है? 84 काम करना है। बी एक दिन में 3 कर रहा, 3 से भाग कर दो, तो 3 दूनाई 6 हुआ, 3 और 24। सर बी अकेले अगर करेगा तो 28 दिन लगाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कहां डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं, बस आप लोग क्वेश्चन समझना है। वेरी गुड। इसको बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने आप लोगों को पहले ही डिस्कस किया, लेकिन जान के कर रहे हैं कि यहां पे टाइम भी दिया होगा, इफिशिएंसी भी दिया होगा, और उनको आपस में दोनों को मिक्स करके रिलेट करना होगा। ये बहुत बार इस बार क्वेश्चन मतलब ऐसे आने के चांसेस होते हैं। आपको डेटा टफ लग रहा हो तो आसान भी हो सकता है, डेटा इजी हो सकता है। डेटा था हम बता दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे देखो, जब मिनिमम 2 टाइम दिया होता था ना, जैसे ए और बी एक वर्ग को 72/7 डेज में ना, और बी और सी उसी वर्ग को कह रहा है कितने दिनों में? सर 40/3 दिनों में करते हैं। अच्छा, तो आप लोग सबसे पहले, और ये अलग से एक लैंग्वेज दिया सर, बी सी से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी सी से ध्यान दीजिएगा, बी सी से 25% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है ना? तो आपको ये बताना है सी अकेले उसका ए और सी उस काम को कितने टाइम में करेगा, ए और सी ना। तो आप लोग क्या करते हो, जब भी 2 टाइम दिया होता है, मस्त है पहले एलसीएम लोगे ना, ये तो क्लियर है भाई। एलसीएम ऐसे दिया होगा तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो न्यूमरेटर में होगा उनका एलसीएम लोगे ना। आप बताओ 72 और 40 का एलसीएम, भाई 40 का मल्टीपल सब जीरो लास्ट में होंगे, तो 72 का पहला मल्टीपल जीरो कब आएगा? 5 गुना करोगे, तो सर 5 गुना का मतलब 72 पंचे 360, तो 360 होता है सर, 360 एलसीएम हो गया सर। 72/7 दिनों में ए और बी जब डिवाइड करोगे, 72 पंचे 5 7 35, यानी 35 वर्ग पर डे ए और बी आ जाएंगे। बी और सी 4 9 36 9 3 27, यानी 27 वर्ग पर डे बी प्लस सी आ जाएगा। तो कह रहा बी सी से कितना? 25% अधिक कार्यकुशल है। तो इसका मतलब हुआ 25% का मतलब 1/4, यानी सी 4 होगा तो बी इससे 1 अधिक यानी 5 होगा। तो बी और सी का इफिशियंसी दिया है, इफिशियंसी का रेशियो, भाई ये इफिशियंसी का रेशियो दिया। इफिशियंसी हमें ए और बी का, बी और सी का डायरेक्ट पता है भाई। 360 वर्क करेंगे तो किस इफिशियंसी से ए और बी एक साथ में करेंगे, किस इफिशियंसी से बी और सी करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है। तो जब ऑलरेडी पता है, हाँ ये ए और सी कहता, तो हम भाई इसको जोड़ते ए बी या बी सी से, हमें डायरेक्ट ए सी नहीं मिलता, सी नहीं मिलेगा डायरेक्टली, ए डायरेक्ट नहीं मिलेगा, दोनों कंबाइन में फॉर्म में है। अगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो नहीं मिलेगा, इसीलिए अलग से कह दिया सर बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो 5 और 6 है, 5 और 4 है, और बी और सी के इफिशियंसी का सम 27 वर्ग पर डे है। मतलब ये 5 और 4 के रेशियो में करते हैं, यानी 27 वर्ग दोनों को मिलाकर है। तो 27 को 5 4 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 4 9 9 3 27 भाई ना, तो 9 3 27, एक की वैल्यू 3 हुआ, तो 3 5 15 वर्ग और 3 चौक 12, ये डायरेक्ट आ गया। तो भाई यहां से देखो, मतलब अभी तो कंबाइंड था, अगर यहां भाई एक का सेपरेट हो गया तो सब सेपरेट हो गया, यानी हमें ये पता हो गया सी 12 वर्ग पर डे, ए 15, दोनों मिलाकर देखो 27 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब ये हो गया तो हमें ए और सी चाहिए, अब तो क्लियर हो गया ए और सी। भाई वर्ग तो अब सेम उसी वर्ग जो पहले इन्होंने किया था, यानी किसको? 360 को करना है, किसको? ए को, ए और सी को। तो भाई सी का तो हमें क्लियर है, सी 12 वर्ग पर डे, लेकिन किसका नहीं क्लियर है? ए का। तो भाई ए का करने, ए और बी 35 है, ए और बी 35 है, बी तो क्लियर है ना भाई, बी का 15 है, तो 35 में से 15 घटाओगे 20 वर्ग पर डे किसका आएगा? ए का अकेले आ जाएगा, यानी ए अकेले 20 वर्ग पर डे। तो ए अकेले 20, ए अकेले 12 वर्ग पर डे, दोनों मिलकर करेंगे तो 32 करेंगे सर। तो 360 को 32 के अकॉर्डिंग कितने टाइम लगेंगे? कहोगे सर 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45/4, 45/4, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, ये सब हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन को बिल्कुल सही से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा ये भी बहुत बार आए इस टाइप क्वेश्चन, तीनों देखो, इफिशिएंसी वाले, एलसीएम वाले, वर्क एंड बेसिस वाले, 4 टाइप के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बनते हैं। अभी एक और बचा पाइप एंड सिस्टम, जो कि चलो नहीं करा रहे हैं, उनका 4 बहुत हो गए हैं। 3 आदमी एक काम को 6 दिनों में, 5 आदमी उसी काम को 18 दिनों में, 4 पुरुष इतनी महिलाएं। जब भी ऐसा दिया हो ना कि मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, 2 ग्रुप के लोग, M1 किसी टाइम में, M2 किसी टाइम में, इसी काम M3 किस टाइम में करेंगे, तो देखो इन दोनों को इसलिए दिया होता है भाई इनका इफिशिएंसी रिलेट करने के लिए, और वर्क इन्होंने किया, उन्होंने किया, इन्होंने कितने दिनों में, सबके लिए वर्क अगर सेम होगा तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 होगा। तो ये जैसा क्वेश्चन है, 3 आदमी एक काम को 6 दिनों में, यानी एक आदमी की इफिशिएंसी 1, 3 आदमी 6 दिनों में, तो 3 आदमी का एक दिन का काम 3M, 6 दिनों में M1 D1, और इसी को 5 महिलाएं, एक वुमेन का 1W मान लोगे, 18 दिनों में। मतलब एक ही वर्क को 3 आदमी कर रहे हैं, एक ही वर्क को 5 महिलाएं कर रही हैं। ये जान के दिया होता है, जान के दिया होता है मेन और वुमेन का इफिशिएंसी निकालने के लिए। तो कहोगे सर यहां से 6 त्रिक 18 हुआ, यहां से 3 कैंसिल हुआ, 1 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। चाहे ऐसे लिखो सर, या जो है M/W इक्वल टू, ये भी हम मान सकते हैं, M जहां होगा 5, W जहां होगा 1 लिख दो। अच्छा कहां इनका यूज करेंगे सर? अब फिर से पूछेगा एक बार, जैसे यहां 3 आदमी 6 दिनों में, 5 महिलाएं 18 दिनों में, वैसे 3 आदमी 5 महिलाएं 6 दिनों में, 5 महिलाएं 3 पुरुष 8 दिनों में, कुछ भी कह दें, तब भी भाई मेन को अलग करोगे, मेन को अलग करके इफिशिएंसी निकालोगे ना। अब चाहे ये किसी का से भी रिलेट करो, कह रहा है 4 मैन 10 वुमेन मिलकर कितने दिनों में करेंगे, किसको भाई? जिस काम को 3 आदमियों ने 6 दिनों में किया, ये तो वर्क था, या 5 महिलाओं ने 18 दिनों में किया, ये M1 D1, इसी काम को 4 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई ये M2 इधर आएगा तो D2 बचेगा ना, जैसे M1 D1, M2 D2, M2 इधर आ जाएगा D2, मतलब जो वर्क होगा उसी में से यहाँ इफिशिएंसी डिवाइड कर देना है, तो टोटल टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये कहां से रखना होता है भाई? ये यहां से बताओ, एक आदमी बराबर 5 महिला, चाहे इसको यूज करो चाहे यहां यूज करो, दोनों सही है। बताओ क्या यूज करें? चाहे MW रख दो, M जहां भी होगा यहां 5 रख दो, और M जहां भी होगा वहां 5 रख दो, और W जहां होगा 1 रख दो। मतलब 3 × 5 = 15, छक्का 90 ना, मल्टीप्लाई भी करो चाहे डायरेक्टली कर दो, ये 4 × 5 = 20 और 10 = 30 बराबर D2, यानी 3 दिन आ गया भाई, 3 दिन सही है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में बनते हैं, मतलब स्पेशली उसकी बात करें, टफ नहीं है, आसान वाले क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हो। वेरी गुड। चलो अगला देखो, ये भी बहुत बार आया क्वेश्चन है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में बहुत देखे हैं। 8 संख्याओं का औसत दिया, पहली 2 संख्याओं का, अगली 3 संख्याओं का, यदि छठी और 7वीं और 8वीं संख्या इतना कम है तो 8वीं संख्या, मतलब हुआ तो एक बार औसत दे दिया और एक बार, मतलब औसत का मतलब सम दे दिया। आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? किसी का सम निकालना है, चाहे वो एज हो, वेट हो, जो भी, एवरेज इंटू नंबर। मतलब अगर हम बोल दें 3 संख्याओं का औसत 30 है तो संख्या तीनों का सम क्या होगा? 30 × 3 = 90 होगा। वैसे यहां भी देखो करा कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो तुरंत समझ जाओगे भाई 8 का 20 है तो इनका सम 8 × 2 = 16, 160 इनका योगफल होगा। किसका? 8 नंबर का। 8 संख्याओं का औसत 120 इतना। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, तो भाई 2 संख्याओं का औसत, पहली 15.5 का 2 × 30, यानी पहली 2 संख्याओं का योगफल कितना? 30। भाई पूरे का योगफल सबके बराबर कर दो, जान कैसे दिया होगा। अगली 3 संख्याओं का ऐसे देना है भाई, अगली 3 का मतलब 3 संख्याएं हैं, 21 × 3 = 63, 1 64/3 इनका एवरेज, तो 3 3 कट गया ना, मतलब अगली 3 संख्याओं का सम कितना? 64 है। अभी 3 बच रही, 3 × 2 = 5 हो गई, यानी छठी, 7वीं, 8वीं बच रही है, तो वो जान के लैंग्वेज दे देगा। क्या लैंग्वेज दे रहा भाई? कह रहा कि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है,
भाई देखो 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, एक ऐसा मानो जो तीनों को लिंकअप कर दे, करा छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो छठी मानो वैल्यू में कम है, दुगुना में नहीं। छठी पता हो जाएगा तो 7वीं और 8वीं पता हो जाएगा। यानी हम बोल दें छठी संख्या x है, तो छठी संख्या 7वीं और 8वीं, छठी 7वीं से 4 कम है, छठी 7वीं से 4 कम है, यानी 7वीं जो है छठी से 4 ज्यादा है कि नहीं भाई? ये 4 कम है, 4 माइनस कर दो बराबर आ जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा 8वीं से 7 कम है, कौन? छठी, तो 8वीं से 7 कम है, यानी इसका मतलब छठी पता है, 7 जोड़ दो 8वीं आ गई। तो लॉजिकली क्या पता हो गया भाई? जो 8 संख्याओं का योगफल है वो 8 संख्याओं के सम के बराबर होना चाहिए। तो एक बार डायरेक्ट दे दिया गया और एक बार इनडायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट से रिलेट कर दो, आंसर। तो कहोगे सर क्या आएगा? देखो x 3x हुआ, 7 4 11, सर ये कितना हुआ? 6 3 9, 6 90 4 94 और 7 4 11, तो 11 और 94 कितना? 105 हुआ सर, 105। तो 160 में ये सब, ये 90, ये 4 7 4 11, 105 होगा, घटा दोगे तो बचेगा सर 45। तो 3x की वैल्यू सर 45, x बराबर कितना हो? 15, ठीक है ना? 15 3 45, क्या चाहिए सर? देन 8th नंबर, सर 8th नंबर कितना हुआ? 15 और 7, ये ना 15 7 22 सर होगा। तो 22 बताओ, कहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बार आएंगे, यहां नंबर्स के फॉर्म में या जो है और किसी फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। वेरी गुड। इसको बताओ कितनी बार ये क्वेश्चन कराए हैं? तो देखो ये अभी पारी के फॉर्म में है, जान के इसे दे दिया गया है। ये एसएससी सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये भूलना नहीं भाई। ये सिंगल टर्म्स में, डबल टर्म्स में हम कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बहुत बार आया है। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग ऑफ अ क्रिकेटर 50 रन, यानी 40 इनिंग्स का नंबर ऑफ इनिंग्स है और कितना है? 50 रन है ना, 50 रन है। अच्छा वेरी गुड। हाईएस्ट स्कोर स्कीड लोएस्ट बाई इतना, हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर 172 का है। इफ दीज टू इनिंग्स आर हटा दिया जाए, यानी कितने होंगे? 38 इनिंग्स हो गए। दीज हाईएस्ट और लोएस्ट 2 इनिंग कम कर दिया जाए तो यानी रिमेनिंग का जो एवरेज है 48 रन हो जाएगा। देखो है कि नहीं? अच्छा याद करो आप लोग, ये एवरेज है। अगर किसी भी 40 इनिंग का एवरेज दिया जाए, 2 इनिंग कम हो जाए, फिर एवरेज दिया है, तो जो 2 इनिंग में कम हुआ यानी रन का सम होता, कैसे निकालते हैं? या याद करो, हमने आपको बताया था कि हम बोल दे भाई 40 इनिंग का एवरेज रन 50 है, तो अगली इनिंग में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज बढ़ जाए। मतलब इनिंग पहले और एवरेज, नंबर ऑफ इनिंग पहले एवरेज, बाद में कुछ इनिंग्स जोड़ने के बाद एवरेज दिया हो, तो जो इनिंग्स में रन होंगे यानी जो वैल्यू बढ़ेगी, कैसे बताए थे? ये रामबाण फॉर्मूला बताए थे भाई। क्या? कि यहां पे नंबर्स में इनिंग्स कितनी कम हुई? 2, एवरेज में कितना कम हुई? यानी कमी हो सकती, वृद्धि, 2 ही केस हो सकता, कुछ भी हो सकता, नंबर जुड़ सकता, बढ़ सकता है, और एवरेज जुड़ घट सकता है। एक्चुअल नंबर को एवरेज में जितना होगा मल्टीप्लाई करोगे और फाइनल एवरेज को नंबर मल्टीप्लाई करोगे, वही जो डिफरेंस आएगा उनका सम होगा। मतलब, और साइन जरूर ध्यान दें पहले, 40 दुनाई 80 ना, 48 दुनाई 96, तो कहोगे सर कितना हुआ? 9 8 17 176। लास्ट में ध्यान दीजिएगा, साइन यूज करिए, 176 माइनस लास्ट में छोड़िएगा। तो सर ये जो 2 इनिंग है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट, इसका योगफल, मतलब सर हाईएस्ट और लोएस्ट में कुल मिलाकर कितना बनाया है? 176 रन बनाया है दोनों पारियों में जो कम हुई है। और जो कम हुई पारियों में इसमें इतना बनाया है, और एक चीज और दे दिया गया सर, दोनों पारियों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो दिया 172। अरे तो आसान हो गया, मतलब एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, एक में सबसे ज्यादा एक में जो सबसे कम, तो दोनों पारियों का योगफल पता है और अंतर पता है, तो सर कुछ भी कहा जाए हाईएस्ट या लोएस्ट बना लोगे। आपको बताना हाईएस्ट स्कोर। सर 172 अंतर, तो 176 में से 72 घटाते 4 बचता है, तो 4 में 2 हाईएस्ट कर दो, 2 लोएस्ट कर दो, और उसके बाद हाईएस्ट में 72 जोड़ दो, 172। तो वैसे भी देखो, तो 174 और 2, 174 हाईएस्ट में, 2 लोएस्ट में, 174 प्लस 2 176 हुआ, 174 माइनस 2 172 हो गया। मतलब अगर 2 का सम 2 का अंतर दिया होता है, तो जो अंतर होता सम में से घटा दो, बराबर बराबर दोनों को बांट दो, जो ज्यादा होना चाहिए वही जो अंतर आए वही जोड़ दो। तो 174 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार एग्जाम में आया, फिर से हम रिकॉल इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15,
क्या है, कितना आसान है भाई। ट्रेन वाले क्वेश्चन कितनी बार बताएं आप लोगों को। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ट्री 48 सेकंड। एक पेड़ को 48 सेकंड पार करती है। आपको पता है पेड़ को 48 सेकंड में पार करने का मतलब पेड़ को पार करने में अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। यानी ट्रेन जो 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है अपनी लंबाई को 48 सेकंड में पार करती है। स्पीड दिया तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे, कुछ लोग ऐसा करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब डिस्टेंस होता है दूरी गुणे दूरी बटा चाल, ये आ जाएगा भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आ जाएगा। अब करें यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब 90 सेकंड पार करते हैं। भाई प्लेटफॉर्म को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। भाई ट्रेन एक तरीका ये भी है ना, ट्रेन 99 किलोमीटर से भाग रही भैया, अपनी लंबाई को 48 सेकंड पार किया, पूरे प्लेटफॉर्म सहित अपनी लंबाई को 90 सेकंड में। तो भाई अपनी लंबाई यहां 48 सेकंड में पार किया होगा ना, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार किया होगा, 90 माइनस 48 यानी 42 सेकंड। कोई डाउट है? आप ये भी कह सकते हो सर 90 सेकंड का मतलब 42 दो भाग में बांट दिया, यानी अपनी लंबाई को पार किया। अपनी लंबाई का मतलब एक क्लू हो गया, पेड़ का मतलब अपनी लंबाई, पेड़ का हुआ, पोल का हुआ, प्लेट और जो है सिग्नल का हुआ, तो ये सब जो है चौड़ाई को कंसीडर नहीं करते हैं, तो यानी वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। अच्छा, प्लेटफॉर्म हुआ, टनल हुआ, नदी हुआ, इन सबको पार करने में दोनों की लंबाई बराबर दूरी तय करती है। चाल दिया है तो पूरे को पार करने में 90 सेकंड, लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म को 42 और अपनी लंबाई को 48। 42 48 90 हुआ कि नहीं हुआ? अगर बोल देता कि बताओ पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी, तो भाई पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी यानी ट्रेन की चाल 99 किलोमीटर पर आवर है। अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड में, मस्त है करना है। तो ट्रेन की चाल पता है भाई, 90 सेकंड में पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, गुणे 90 कर दो, पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, प्लेटफॉर्म सहित ट्रेन की लंबाई। अगर आप लोग गुणे 48 कर दोगे सिर्फ ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, है कि नहीं भाई? ट्रेन की चाल ये है 48 सेकंड में जो दूरी चलेगी ट्रेन अपनी लंबाई बराबर दूरी चलेगी, 48 गुणा कर दो अपनी लंबाई। लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म पूछा जा रहा है, तो हम क्यों पूरा करें कि पूरा निकाल के फिर घटाएं, दो बार निकालें। हम डायरेक्ट 42 से कर देंगे, तो 42 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, डायरेक्टली आ जाएगा। यहां से 9 दूनी 18 9 11 हुआ, 2 से 21 हुआ, 21 पंचे 105 हुआ, 105 इंटू 11 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1155 है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 10 बताओ। 11 5 55, 11 1 11, तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म आ गया। कुछ लोग को ये लग रहा होगा बस सर हम पहले ये करेंगे, पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे और फिर जो है प्लेटफॉर्म सहित 90 सेकंड में निकालेंगे, फिर जो आएगा दोनों का डिस्टेंस घटाएंगे तब आएगा। घटाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब इतना लेंदी नहीं करना है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सॉल्व में बैठ रहे हैं तो ऐसा रूल फॉलो करना है कि भाई उसके अप्रोप्रिएट हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतना बहुत आज के लिए हमें लगता ना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने बोले थे भाई, 20 लाए हैं, लेकिन जो है ये सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आसान है। तो चलिए, आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सब में हम लोग फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ध्यान रखिए, जो भी आप लोग कंफ्यूजन हुआ करे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया करो। बताओ सर कि हमें सर ये वाले एग्जाम को फोकस करिए, या ये समझ में नहीं आया उसको फिर से रिकॉल करेंगे। तो चलिए भाई, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।